हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर देखेंगे एसएससी जीके जीएस सीरीज का सेट नंबर 14 देखेंगे। इससे पहले 13 सेट हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 दोनों में जीके जीएस के काम आएंगे क्वेश्चन, और साथ में आपका जो एसएससी सीपीयू एसआई होता है उसमें भी काम आएगा। एसएससी सीएचएसएल में काम आएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके आगे पीछे आते रहते हैं, क्योंकि हम उसके ऑप्शन भी एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो तो सभी जगहों पर, स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस, सभी जगहों पे काम आएंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और हमारे साथ में पॉलिटी की सीरीज चल रही है। पॉलिटी में हमने काफी चीजें करा दी हैं, और ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी चल रही है, तो आप उससे वहां पर कवर कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हिस्ट्री के भी लेक्चर्स मिलेंगे आपको, और करंट अफेयर के। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चोलों के स्थानीय स्वशासन और प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में रहेगा, बाइलिंगुअल आप यहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर है उत्तर मरेरु शिलालेख है। यहाँ पर क्या है कि द उत्तर मरेरु इंस्क्रिप्शन इन तमिलनाडु डेटिंग अराउंड 1919 एंड 1921, तो इसके के बीच में था। तो चोल जो थे, चोल प्रथम की बात यहां पर हो रही है। देखिए क्या लिखा है, तमिलनाडु के उत्तर मरेरु शिलालेख में परांतक चोल प्रथम के शासन के काल के दौरान 1919 और 21 में बताया गया कि ग्राम सभा कैसे काम करती थी, सदस्यों की योग्यता क्या थी, लॉटरी प्रणाली जिसको कोडा ओलाई कहते हैं, और इनकी चुनाव की विधि क्या थी। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें एक ही क्वेश्चन में पता चली। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का बहुत आपको फेमस पता ही होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, जब भी आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत, और 226 के तहत कहां जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। यहीं पर इनके पास शक्तियां होती हैं रिट जारी करने का। तो आर्टिकल 32 के अनुसार मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट, जिसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कार्पस कहते हैं, परमादेश जिसको हम मैंडबस बोलते हैं, प्रतिषेध प्रोविशन कहते हैं, अधिकार प्रक्षा को वारंटो कहते हैं, और ये उत्प्रेषण सरस्योरी बोलते हैं। ये जारी करने का अधिकार देता है। बी आर अंबेडकर जी ने प्रसिद्ध रूप से आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा, और आर्टिकल 226 के तहत इन्हीं शक्तियों को हाई कोर्ट को प्रदान है, मैंने जैसा कि ऊपर बताया था। तो ये 5 प्रकार की रिट भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर कोई डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर एक एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 143 में बता देता हूं। 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं। क्लियर, यहां पर एडवाइस लेते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पूछा गया है कि पाक स्टेट किसको अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य, देखिए ये इंडिया है। इंडिया में जब ऐसे जाएंगे तो यहां पर ऐसे करके श्रीलंका बना हुआ है। ठीक, तो ये है बे ऑफ बंगाल, और ये पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार। इन्हीं के बीच में पाक स्टेट है, जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। तो मैं ज्योग्राफी सेगमेंट में ओशनोग्राफी चल रही है, जिसमें मैंने कोरल, टेम्परेचर, सैलिनिटी ये सब बताया है, और ओसनिक लैंडफॉर्म के डिस्कशन करने के बाद हम स्टेट पढ़ाएंगे, तो आप स्टेट मैप पे देख लीजिएगा, वहां से वो आपके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहां पर किससे अलग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि सोडा लाइम बनाने वाले रसायनों का संयोजक क्या है, किससे किससे मिलता है। तो देखिए भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का एक मिश्रण है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बंद सांस लेने वाले वातावरण में एनेस्थीसिया मशीन, गैस मास्क में CO2 के प्रतिधारक को रोकने के लिए, CO2 गैस को अवशोषित करने के लिए दिया जाता है, जिससे CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो क्या होगा, इंसान वहां पर सांस ले पाएगा, क्योंकि CO2 हम लोग रिलीज करते हैं, ह्यूमन बॉडी CO2 रिलीज करती है, न कि इनहेल। इनहेल क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन करते हैं। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का। देखिए सभी तरह के क्वेश्चन रख रहे हैं, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, स्टैटिक हुआ, ये सब चीजें हम, और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन रखते हैं। मैंने कई चीजें में इकोनॉमिक्स की भी बताया है आपको। ठीक है, तो यहां पर है कि किसने 1929 के बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो यहां पर चारों ऑप्शन है, तो यहां पर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए हम ऑप्शन रीड करके बहुत ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय में आपको प्रैक्टिस करानी, क्योंकि आपको पता है कि अब सेक्शनल वाइज टाइम लिमिट है, तो टाइम लिमिट में ही हमें करने होंगे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में जमींदारों के, किसानों के कब्जे पर अधिकार किए जा रहे हमलों के खिलाफ
किसानों को शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के ये पहले अध्यक्ष भी बने थे। ठीक, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, सहजानंद सरस्वती 1929 में। कहा, बिहार की बात हो रही है। अगले प्रश्न में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है यहां पर। देखिए, पूछा है किस परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है। ठीक, यानी लोकसभा की कार्यवाही मतलब वो लोकसभा को पहले ही भंग कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो आर्टिकल 85 डी, 85(2) मतलब यहां पर इसका बी, ये क्या करता है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी बंद कर सकता है, और ये होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रधानमंत्री की सिफारिश। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब मिलकर सलाह करते हैं। ये सब यहां पर नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सारे गलत हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85(2)(b of the constitution, president can dissolve the lok sabha, however the executive head president act on the ad and advice of the council of minister headed by the प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क करती है, ये लोग सलाह देते हैं, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग का अधिक संकेंद्रण है। देखिए, जहां पर मिनरल्स होंगे, कच्चा पदार्थ होगा, तो ये पड़ता है छोटा नागपुर पठार। ठीक, छोटा नागपुर प्लेटू। तो यहां पर क्या होता है कि आपको आयरन, कोल और तमाम तरह के मिनरल्स मिलते हैं, तो वहां पर वो इंडस्ट्री लगानी भी अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए यूपी में गन्ना हो रहा है और आपने यहाँ पर कर्नाटक में क्या किया, चीनी मिल लगाई, तो भैया गन्ना आते ही आते सूख जाएगा, उसमें रस ही नहीं बचेगा, तो चीनी क्या बनेगी। या उससे अभी आजकल एथेनॉल वाला बहुत चल रहा है, कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो हमें सराउंडिंग में रहना होता। क्यों? पहली बात तो प्रोडक्ट बेकार होगा, दूसरी बात इसको इतनी दूर लेके आएंगे तो लेबर्स लगेंगे, उतारने में चढ़ाने में वो पैसा खर्चा होगा, प्लस साथ में जो कन्वेंस होगा वो खर्चा होगा। लाइक आप ट्रेन का यूज करते हो या फिर आप कह सकते हो कि ट्रक का यूज करते हो, तो सब जगह नुकसान भी होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो मैं छोटा नागपुर पठार के बारे में बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। छोटा नागपुर पठार झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले में लौ अयस्क की कम लागत होती है, उच्च श्रेणी यानी हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा, लेबर सस्ता होना चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बना दिया और रोड ही नहीं बनी है, रेलवे ही नहीं है, तो कैसे ले जाओगे। तो कनेक्टिविटी, ये सब चीजें क्या करती हैं, किसी भी चीज के कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं, या किसी भी उद्योग को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए किसी कोचिंग से आप अटैच्ड हो गए, तो उस कोचिंग के आसपास में बुक शॉप होगा, खाने पीने वाले भी लोग आने लगते हैं, स्टेशनरी शॉप खुल जाती है ना, कैफे खुल जाते हैं, लोग आएंगे बैठेंगे, लाइब्रेरी खुल जाती है। तो अगर मान लीजिए वहां पर है ही नहीं कोचिंग हब, तो कौन लाइब्रेरी खोलेगा, कौन सा वहां पर कह सकते हो कि स्टेशनरी की शॉप खोलेगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पूछा गया, मानव शरीर के किस अंग में जहरीली अमोनिया को गहरे जहरीले यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, देखिए अमोनिया खतरनाक है, अमोनिया को उसमें लीवर क्या करता है, जिसको हम यकृत बोलते हैं, ये यूरिया में बदल देता है, बाद में यूरिन के माध्यम से ये निकल जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, यकृत यानी जिसको हम लीवर कहते हैं, प्रोटीन चयापचय से उत्पन्न जहरीली अमोनिया को यूरिया चक्र और ऑनिथिन चक्र के नामक जैव रासायनिक मार्ग से यूरिया में परिवर्तित करता है, जो किडनी के बाद में से क्या करता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये प्रोसीजर होता है बॉडी के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी। पहली बात कह रहे हैं कि रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है बेलूर मठ है। ठीक, ये करी थी स्वामी विवेकानंद ने करी थी। तो बेलूर मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने करी थी। पश्चिम बंगाल के बेलूर में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर है। कहां पर? नदी पूछे तो हुगली, जगह पूछे तो पश्चिम बंगाल के बेलूर में। किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने किया। और स्वामी जो क्या नाम है, बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस के मुख्य से स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो देखिए एक ही प्रश्न में जब इतनी चीज पाएंगे तो कैसे नहीं तैयार होगा भाई, लगातार आप पढ़ते रहिए, तैयार हो जाएगा। क्लियर? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। पहली बात ये पता चला 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था। ठीक, और उसके बाद यहां पर कौन था? लॉर्ड लिनिथिगो था। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, माउंटबेटन तो बाद में आते हैं, माउंटबेटन प्लान बनता है और भारत डिवाइड होता है। तो लॉर्ड लिथिगो जो थे 1936 से 43 तक भारत के वायसराय थे। इसी के समय द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, 1939 से 1945 तक चला था। 45 में क्या होता है कि 6 अगस्त 1945 को
जापान के हिरोशिमा पर क्या डाल दिया जाता है? न्यूक्लियर बम डाला जाता है लिटिल बॉय की तरह, ठीक, लिटिल मैन। और दूसरा था फैट बॉय। तो वो 9 अगस्त को डाला जाता है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। कौन करता है भैया? ये यूएसए अटैक करता है। ये भी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर उस समय क्या होता है? समाप्त हो जाता है, ठीक। ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। इसी में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? आपको डू और डाई का नारा दिया था, डू और डाई का। मैंने कल बताया था डू एंड डाई मत कर देना कि करो और मर जाओ, है ना। डू और डाई, करो या मरो, आपके पास ऑप्शन है, कुछ कर जाइए, ठीक है। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन से आपको मिली। अगला प्रश्न है भाई 11वें नंबर का। कह रहे हैं कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत भारत की राज्य की सीमाओं को बदलने वाले कानून को पारित करने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो भाई देखो, सीमाओं के राज्य बदलने में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। कोई बहुत ज्यादा इसमें लोड लेने की बात है नहीं। आप हमारे जाकर पॉलिटी वाले वीडियो देखिए, पूरी पॉलिटी रिवाइज करा रखा हूं। धीरे धीरे और वीडियो आते जा रहे हैं, आप उसी से पढ़ते जाइए, ठीक है भाई। चलिए, तो बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 के 2 के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं जो आर्टिकल 2 है इसमें नए राज्यों का प्रवेश है, स्थापना है। आर्टिकल 3 में क्या है? मौजूदा राज्य क्षेत्र के सीमा और नाम में परिवर्तन के तहत साधारण विधेयक की तरह बहुमत से पारित करते हैं, और इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में है। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में जो आपने पढ़ा है, जो अमेंडमेंट की बात होती है, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहे हैं नेपच्यून की कक्षा से परे सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे बर्फीले पिंडों के एक सपाट रिंग को क्या कहते हैं? देखिए मैं बता देता हूं। सन है, इसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है। फिर एक बेल्ट है जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह की पेटी कहते हैं, ठीक। इसके बाद फिर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। फिर एक बेल्ट आती है, इसको हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुइपर बेल्ट कहते हैं। हमने कई वीडियोस में पढ़ाया है यार, हमारा सोलर सिस्टम ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में जाकर देखिए, वहां से आपको चीजें पता चल जाएंगी। क्लियर। ठीक है, तो ये नेपच्यून ऑर्बिट के बाहर है। तो ये 4 ग्रह शुरुआत के टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या इनर प्लेनेट कहलाते हैं। लास्ट के 4 प्लेनेट कहलाते हैं जोवियन प्लेनेट या आउटर प्लेनेट। स्टार्ट के 4 प्लेनेट भैया रॉकी नेचर के हैं, और आखिरी के 4 प्लेनेट गैसियस हैं। तो मैंने कई मतलब सोलर सिस्टम की चैप्टर आप पढ़ लीजिए, वहां पर बहुत डिटेल में बता रखा है भाई सारे उसके बारे में, और इसी को तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्लियर। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। कहीं पर कोई डाउट होगा आप कमेंट करके हमको बताते रहिए, हम वहां पर चीजों को और इंप्रूव करके और चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, इसको अटेम्प्ट करिए, फिर बताइए कि भाई इसमें आप क्या कर सकते हैं। क्लियर। पूछा किसी भी सर्किट में किसी भी बंद लूप के चारों ओर सभी संभावित परिवर्तन वोल्टेज का योग शून्य होता है, यह कथन क्या परिभाषित करता है? ठीक है, किरचॉफ्स लॉ है भाई, सिंपल सी बात है, किरचॉफ्स लॉ। कह रहे किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज नियम को बताता है। किसी भी बंद लूप या नेटवर्क के चारों तरफ सभी विद्युत संभावित अंतरों की बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट बात करिएगा किरचॉफ्स लॉ। क्लियर है कि नहीं? ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध लड़ाई जो 1659 में छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की सेना और बीजापुर सल्तनत के किस सेनापति के बीच में लड़ी गई थी? देखो ये बहुत फेमस है भाई, अफजल खान, ठीक। तो जो प्रतापगढ़ की जो लड़ाई 10 नवंबर 1659 को महाराष्ट्र के सतारा के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ी गई थी। कहाँ? महाराष्ट्र में, सतारा जिला, प्रतापगढ़ में, ठीक। शिवाजी महाराज ने एक व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान बीजापुर के विशाल सेनापति अफजल खान को चतुराई से मार दिया था। ये पॉइंट याद रखना। क्लियर है कि नहीं? ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी के नियुक्ति, गठन और सदस्यों को हटाने से संबंधित है? तो देखो भैया, आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में क्या दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है, आपका यूपीएससी दिया है। फिर मन में आएगा सर आर्टिकल 312 क्या है? 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज है। क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। आर्टिकल 324 में आपको मिलता है क्या? 324 में मिलेगा आपका यहाँ पर इलेक्शन कमीशन मिलता है। क्या मिलेगा? इलेक्शन कमीशन मिलता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जहां पर जो आर्टिकल आता जाएगा हम आपको उसके बारे में बताते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है नरसिम्हम समिति प्रसिद्ध रूप से किस क्षेत्र के सुधार से संबंधित है? ठीक, देखो 1991 में हम लोग के देश में क्या पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसमें नरसिम्हम कमेटी बनती है और ये होती है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। ठीक, तो कह रहे हैं 1991 और 98 में स्थापित भारतीय बैंकों के वित्त स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलावों को लेकर ये इसको गठन किया गया था, जिसमें एसएलआर और सीआर में कमी और आधुनिक पूंजी पर्याप्तता में मानदंडों की कमी। देखो इसको बोलते हैं स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो जब बैंक में आपने 100 रुपए जमा किया, मान लीजिए, ठीक, ये कहां जमा किया आपने? बैंक में जमा किया, तो बैंक एसएलआर के रूप में अपने पास पैसा रखेगी, बैंक ये पैसा खुद रखेगी, और सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है ये रखती है आरबीआई के पास में। ठीक, और आरबीआई के पास में मान लो 4 साढ़े 4% ऐसे रखा जाता है, बाकी जो भी 20%, 18%, 21% ये चेंज होता रहता है, ये बैंक खुद रखती है। ठीक, बाकी पैसा ये लोन वगैरह में बांट देते हैं। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो एसएलआर बैंक खुद रखेगी और सीआरआर आरबीआई को देती है, आरबीआई जिसे हम बैंकों का बैंक, गवर्नमेंट बैंक ये सब बोलते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। उम्मीद है एसएलआर और सीआरआर आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ड्राई आइस का ठोस रूप क्या है भैया? ड्राई आइस क्या है? CO2 है। ठीक, तो सूखी जो कह रहे हैं ड्राई आइस इज सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज यूजफुल फॉर फ्रीजिंग एंड कीप थिंग्स फ्रोजन बिकॉज ऑफ इट एक्सट्रीमली लो सरफेस टेम्परेचर। तो इसका सतही तापमान -78 तक होता है, तो किसी चीज को जमाने और जमे रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, और सब्लिमेशन से गुजरता है, तो यानी तरल पदार्थ जब बिना सीधे ठोस से गैस में बदल जाए। ठीक है, होता है जैसे मान ली कोई लिक्विड है, तो लिक्विड सॉलिड में ना जाने पाए, ये सीधे किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, दैट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें भाई, कह रहे हैं कि मांड एक लोक संगीत प्रसिद्ध शैली है जो भारतीय राज्य के शाही दरबारों में विकसित हुई थी, तो ये हुई थी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है भाई, बात करते हैं। मांड एक राजस्थान में अत्यधिक परिष्कृत लोक गायन शैली है। यह शास्त्रीय रागों से निकटता से जुड़े होने के कारण पर्याप्त परिष्कृत है। प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम आओ न पधारो मारे देश, मतलब बहुत अच्छा तो यार नहीं बोला होगा यार गाना, आप समझ रहे हो। ठीक है कि बस है तो उसको अभी आप एजुकेशनल पर्पज से समझ लीजिए। ठीक है, बाकी गाने के लिए अरिजीत सिंह को सुन लीजिए। ठीक है, ब्रेकअप जैसा फील करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1907 के ऐतिहासिक सूरत विभाजन के समय। सूरत विभाजन का मतलब है कांग्रेस में नरम दल और गरम दल ये क्या हुए थे? डिवाइड हो गए थे। ठीक है, तो जो गरम दल था इसमें लाल बाल पाल माना जाता है, लाला लाजपत राय, लाल बाल बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल बिपिन चंद्र पाल, ये तीन लोगों के नाम भैया बहुत याद रखना। बाकी इसमें जो मॉडरेट लोग थे, उदारवादी लोग थे, ये थे। ठीक, उस समय इसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी घोष ने करी थी। ठीक, इन सूरत सेशन 1907 इंडियन कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट ये जो मैंने बताया उदारवादी, एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल। रास बिहारी घोष प्रिसाइडेड ओवर द क्वाटिक सेशन, तो मतलब ये जो था इस अशांत क्षेत्र की जो मतलब सत्र की जो अध्यक्षता करी थी वो रास बिहारी घोष ने करी थी, रास बिहारी घोष। तो ये अब आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किस फाइलम में ऐसे जीव शामिल है जिनके पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है, मुंह और गुदा दोनों का कार्य करता है? ये करते हैं किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थिस बोलते हैं इनको। ठीक है, यानी इनके पास जो इन्हें मतलब कह सकते हो कि इनटेक और एक्सट्रेट करने का एक ही रास्ता होता है, दैट इज द चपटे कृमि, फ्लैट वॉर्म, जिसको हम प्लेटी हेल्थमिस संघ से संबंधित मानते हैं। अपूर्ण पाचन तंत्र प्रदर्शित करते हैं। इनके पास एक ही गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा द्वार होता है जिससे भोजन को निकलने और अपशिष्ट को बाहर निकालने दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके आज के जीके क्वेश्चन है जीके जीएस के। भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका जो चैनल है भाई जीके बाई ब्रजेश, बहुत चीजें आपको हम यहाँ पर अपडेट लगातार दे रहे हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, साथ में स्टैटिक जीके और आपका जीके जीएस भाई, जो लगातार ये सीरीज चल रही है आपके सभी एग्जाम में काम आएगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई कांग्रेस के अध्यक्षता के 1907 में रास बिहारी घोष ने करी, किस एग्जाम के लिए बदल जाएगी। हाँ, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जब इतना एक्सप्लेन कर देते हैं तो क्वेश्चन के एस्पेक्ट सारे आपको पता चल जाते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके भाई ब्रजेश सर। ठीक है, जीके भाई ब्रजेश सर, आप डायरेक्ट सर्च करिए, हम नीचे लिंक भी दे रखे हैं, उससे भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक है, तो हम तमाम तरह की चीजें वहां पर आपको पीडीएफ हो गया
और जो वीडियो की लिंक होती हैं वो सब हम देते रहते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए